नमस्कार। आज अपन कक्षा 9 के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी एकांकी जो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जानते हैं। आपका जन्म 1917 खुर्जा यूपी में हुआ था। आपने ऐतिहासिक व सामाजिक नाटक व एकांकी लिखे हैं। आपने कोणार्क, सारदिया आदि आपके नाटक है। भोर का तारा जो कि आपका एकांकी संग्रह है। ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, ये भी आपका एकांकी संग्रह है। भोर का तारा एकांकी संग्रह से ही रीढ़ की हड्डी एकांकी को लिया गया है। अब हम इस एकांकी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये एकांकी जो है, ये एकांकी समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करती है। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करती है। स्त्री शिक्षा का समर्थन करती है और विवाह से उत्पन्न सामाजिक समस्या का इसमें जिक्र किया गया। साथ ही ये एकांकी स्त्री में आत्मविश्वास व साहस की भावना भी उत्पन्न करती है। ये एकांकी समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता, स्त्री शिक्षा का समर्थन करना, विवाह से उत्पन्न सामाजिक समस्या और स्त्रियों में आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न हो, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम एकांकी के बारे में जान लेते हैं। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। एक है रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और इन दोनों की बेटी उमा। उनका एक घरेलू नौकर भी है जिसका नाम है रतन। और दूसरी तरफ शंकर और उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप प्रेमा अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, उसकी शादी करना चाहते हैं। शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद जो हैं, उमा को देखने के लिए उनके घर पर आते हैं। इस एकांकी की शुरुआत में रामस्वरूप व उनका नौकर रतन एक कमरे को सजाते हैं। घर में सब नाश्ता तैयार किया जाता है। कमरे की अच्छी तरह से सजावट की जाती है। यहां तक कि कमरे में एक हारमोनियम भी रखा जाता है। जितने में रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आती है और वो कहती है कि अपनी बेटी को समझाओ, अपनी बेटी को समझाओ
उसके सामने हमने पाउडर रख दिया है, मेकअप का सामान रख दिया है, लेकिन वो नहीं लगा रही है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी लड़कियां जो है इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती है। यही नहीं, तब रामस्वरूप कहते हैं कि माँ एक ऐसी दवा है, माँ एक ऐसी दवा है जो बेटी को सब कुछ समझा सकती है। तब प्रेमा कहती है कि आपने ही लड़की को इतना पढ़ाकर उसको बिगाड़ दिया है, इसलिए वो आज मेरा कहना नहीं मान रही है। और इस तरह से घर में सारी व्यवस्था होती है, बातचीत होती है। और सबसे बड़ी नाश्ते में जो टोस्ट होता है, टोस्ट के साथ मक्खन नहीं होता, और नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा जाता है। ज्यों ही मक्खन घर से बाहर निकलता है, ज्यों ही वो घर से बाहर निकलता है, सामने से उसको मेहमान आते हुए दिखाई देते और वो उसकी सूचना तुरंत अपने मालिक से देता है, मालिक को देता है, मालिक मिस रामस्वरूप को देता है। और फिर वो नौकर जो है मक्खन लेने के लिए चला जाता है। और फिर रामस्वरूप, शंकर और गोपाल प्रसाद का स्वागत सत्कार करते हैं, इस तरह से मेहमानों का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार होता है। फिर दोनों रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों बातचीत करते हैं। और रामस्वरूप जो है अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश करते हैं कि वो मेहमान के सामने आए। फिर गोपाल प्रसाद उसी दरमियान अपने पुत्र से कहते हैं ये घर तो अच्छा है, घर में कोई कमी नहीं है, लोग भी अच्छे हैं, अब हमें लड़की देखनी है, लड़की कैसी है। फिर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बातचीत करते हैं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि चलो अब बिजनेस की बात की जाए, क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है शादी को बिजनेस मानते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे असामाजिक लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो शादी को बिजनेस की तरह मानते हैं। इस तरह से ऐसी बातचीत बिजनेस के संदर्भ में बातचीत होती है। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, देश के संदर्भ में कह सकते हैं। यही नहीं, जब दोनों की बातचीत हो जाती है, बातचीत होने के बाद बिजनेस की बातचीत होती है, फिर दोनों अपने समय की बात करते हैं कि एक हमारा समय था, हम कितनी भी कचौड़ियां खा रहे थे, आजकल की युवा पीढ़ी उनको पहचान नहीं पाती। फिर वो टैक्स की बात करते हैं कि देश में जो है टैक्स अधिक लगाने से आमदनी बढ़ सकती है, इसका एक जरिया और भी है, क्यों ना खूबसूरती पर भी टैक्स लगाया जाए। इस तरह से अनावश्यक बातें जो है दोनों के बीच में हो जाती है। फिर जो है रामस्वरूप जो है अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं, रामस्वरूप जो है अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि भी उमा को बाहर दिया। उमा जो है हाथ में पान की तस्तरी लेकर प्लेट लेकर वो आती है, और उमा जो है वो सामने बैठ जाती है। लड़का
जो शंकर है वो ऊंचा होकर उसको देखना चाहता है। उसके पिताजी कहते हैं बेटा अपनी बैकबोन सही कर लो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। यानी कि इंसान को हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। इस तरह से वो अपने पुत्र को समझाते हैं। फिर उमा जो है पान लेकर जब आती है उसका चाल चलन देखते हैं। फिर जो है उनकी नजर जो है उमा के चेहरे पे पड़ती है तो उमा के चेहरे पर जो है चश्मा पहना हुआ है। अरे आपकी बेटी पे चश्मा पहना हुआ है। तो ब्राह्मण इसका कारण बताते हैं कि उनको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद को ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। उनको सिर्फ 10वीं पास हो चाहिए, उनको नौकरी नहीं करवानी है। और यही कारण है कि राम स्वरूप जो होते हैं वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं कि मेरी बेटी बीए पास है, इस बात को छिपाया जाए, क्योंकि हर एक बात की चिंता होती है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, उसके हाथ पीले कर दिए जाए, स्वाभाविक है। तो उन्होंने भी अपनी बेटी की शिक्षा छिपाई, बहुत बड़ा अपराध किया ये एक तरह से कह सकते हैं। और इस तरह से सारी बातचीत होती है। फिर उमा से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या क्या काम आता है, क्या क्या काम आता है, क्या तुम्हें सिलाई वगैरह आती है, क्या तुम्हें संगीत बजाना आता है। और उमा बेचारी संगीत के माध्यम से कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन सुनाते हुए उसकी नजर जो है सीधी शंकर पर पड़ जाती है। उसकी नजर शंकर से मिल जाती है और जो ही उसकी नजर तो शंकर से मिलती है उमा चुप हो जाती है। उमा चुप हो जाती है और जब वो उमा शंकर को देखकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी गोपाल प्रसाद जो है अत्यधिक जानना चाहते थे और उसके बारे में जानना चाहते थे। तब उमा जो है वो कहती है, क्योंकि वो शंकर को पहचान लेती है, वो जानती थी अच्छी तरह से, क्योंकि शंकर जो है वो लड़का सही नहीं था, क्योंकि उमा के कॉलेज के बाहर वो पकड़ा गया था, वहां पर उसकी पिटाई हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ी चोट आई थी। ये उमा अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उमा ने उसको पहचान लिया। फिर उमा कहती हैं कि बाबूजी अब मुझे बोलने दीजिए, आप स्वयं दोनों ही बातचीत कर रहे हो, मेरे से कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। क्या हम लड़कियां कुर्सी और मेज की तरह है? कोई भी ग्राहक आता है, कुर्सी मेज को देखता है, पसंद आए तो उठा के ले जाता है, पसंद नहीं आए तो वहीं छोड़ देते हैं। क्या कुर्सी मेज से पूछा जाता है कि तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो? कहने का तात्पर्य यह है, क्या आपने मेरे से पूछा कि मैं वहां जाना चाहती हूं या नहीं चाहती हूं? पहली बात तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप जो है क्रोधित होते हैं और अपनी बेटी को डांटते हैं। वो अपनी बेटी को डांटते हैं, चुप करने की कोशिश करते हैं। तब वो कहते हैं बाबूजी मुझे बोलने दीजिए। और वो आगे कहती हैं कि हमको लड़कियां भेड़ बकरियां नहीं है, हम कोई लड़कियां भेड़ बकरियां नहीं है कि कसाई को पसंद आ गई और उसको उठा के ले जाए, उसको काट दे।
हम वो भी नहीं हैं। सर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपने हमारा क्या अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? क्या आपने हमारा यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया था? तब उमा कहती है कि जाइए जाइए, आप पहले अपने बेटे से पूछिए कि आपका बेटा जो है कॉलेज में क्या कर रहा था, किस तरह पीटा गया। आपका बेटा कॉलेज में क्या कर रहा था, किस तरह पीटा गया, आप अपने बेटे से पूछिए। अरे आपकी बेटी इतनी पढ़ी हुई है? हाँ मैं पढ़ी हुई। उमा कहती है हाँ मैं बीए पास हूँ, मैंने कुछ चोरी नहीं की है, आपके बेटे की तरह मैं चोरी से भागी नहीं हूँ, आपके बेटे की तरह मैं चोरी से भागी नहीं हूँ, आपके बेटे की तरह मैं बार बार फेल नहीं होती हूँ। इस तरह से उमा सारी बात कहती है। फिर बेचारी उमा जो है जोर से रोती है, प्रेमा भी आ जाती है और रामस्वरूप जो है खड़े हो जाते हैं। जितने में उनका नौकर जो है वो रतन आता है और वो कहता है बाबूजी मक्खन लाया। इस तरह से ये एकांकी जो है यही समाप्त होती है। और इस एकांकी का जो उद्देश्य है, इस एकांकी की जो मूल संवेदना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न मैंने आपको पहले ही दे दिए थे। इस एकांकी की जो मूल संवेदना है, इस एकांकी का जो मूल उद्देश्य है, नंबर 1 नारी व्यक्तित्व, नारी स्वतंत्रता, नारी व्यक्तित्व, नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा का परचम लहराना, नारी शिक्षा का परचम लहराना, समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता समाप्त करना। समाज में ऐसी बहुत सारी जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करना। समाज में दोहरे व्यक्तित्व अर्थात जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए, जो कहते क्या है करते क्या है, और समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, समाज को आदर्शवादी और प्रगतिशील बनाने के लिए यथार्थवादी लोगों की आवश्यकता है हमें। यही नहीं, शिक्षा के माध्यम से समाज को जागरूक करना, ताकि दहेज प्रथा ऐसी बहुत सारी प्रथा है, बाल विवाह ऐसी जो प्रथाएं होती है, कुप्रथा होती है समाज के लिए, उनको समाज से दूर करना, महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करना, महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करना कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार मिले, और महिलाओं को आत्मरक्षा की शिक्षा देना, उनको साहसी बनाना, तभी समाज का उद्धार हो सकता है। और जिस समाज का उद्धार होगा वही राष्ट्र जो है आगे बढ़ सकता है। और स्त्री के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता त्यागना, को त्यागना, यही इस एकांकी का मूल उद्देश्य है। एकांकी भी रंगमंच पर होता है, नाटक भी रंगमंच पर होता है। एकांकी क्या है, नाटक क्या है, कहानी क्या है, विपोतार्थ क्या है, ये मैं कक्षा अंतर्गत आपको अलग से बताऊंगा। आज ये एकांकी यही समाप्त होती है।
अपन नेक्स्ट क्लास अगली जब भी अपनी क्लास होगी तो अपन इसके जो आगे वाला जो पार्ट है माटी वाली उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।